अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद किसी वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को ये बयान देना पड़ता है, जारी करवाना पड़ता है कि उन्होंने नोटिस ले लिया। लाहौर में भी आज कुछ ऐसे हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या काना में, जिसमें 14 बच्चे उस हादसे की नज़र हो गए और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। 35 के करीब बच्चों का एक ट्यूशन सेंटर था जिसकी TR की छत है जो गिर गई है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि ये हादसा कहीं ना कहीं मुल्क के किसी कोने या गोशे में होता है तो उसके बाद हम इस तरह की खबरें करके और उससे आगे बढ़ जाते हैं। आम तौर पर तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हर सूबे की सतह के ऊपर लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है। ये AC और DC ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क है। आपको स्कूल ऑडिट करना पड़ता है और उसको एक जियो मैपिंग करते हैं कि किस जगह पर कौन सा स्कूल है, कितने बच्चे हैं और उस स्कूल की हालत क्या है। कई स्कूल हैं उनकी दीवारें नहीं हैं, कईयों में टॉयलेट्स नहीं हैं, कईयों में लाइट नहीं होती। अगर आपके पास प्रॉपर उसकी जियो मैपिंग की हो और उसका स्कूल ऑडिट आप करें हर 2 साल 3 साल के बाद, तो इस तरह के इशूज़ जैसे इस तरह का हादसा हुआ है जिसमें 35 बच्चे पढ़ रहे थे और छत गिर गई, TR की छत। ये हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बंदा बहुत बड़ा मुजरिम था, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जुर्म इसमें यह है कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर अगर आप स्कूलों को या हॉस्पिटल्स को उसके ऊपर आप नज़र नहीं रखेंगे, हर साल 2 साल 3 साल के बाद उनको ऑडिट नहीं करते कि उसकी बिल्डिंग, दीवारें, छत, बिजली, पानी, उसकी सूरत हाल क्या है, तो फिर अल्टीमेटली किसी न किसी एक दिन किसी एक जगह पे ये हादसा ज़रूर हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ लॉज होने चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्कूल हैं इस्लामाबाद के अंदर, 4-4 मंजिलें और यहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं और मुझे इसके ऊपर इस कदर खौफ आता है। मेरे अपने बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे खौफ आता था कि चौथी मंजिल पे बैठे हुए हैं, अगर ये 6-7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो उस चौथी मंजिल से स्कूल वाला उसको कैसे नीचे उतारेगा। बाहर पार्किंग भी नहीं है और बिल्डिंग्स ऊपर से ऊपर चढ़ाई हुई हैं और इस कदर खौफनाक सूरत हाल है। और हमारी CDA इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी ऑपरेट करती है। तो लाहौर तो पुराना शहर है, उसकी तो गलियों में आपको पास अगर एमरजेंसी के अंदर किसी बड़ी गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए ले जाना पड़ जाए तो काफ़ी सारी गलियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर तक बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। तो इस सूरत हाल के लिए कुछ ना कुछ तरीक़ाकार होश करके कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर लेना चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो तमाम वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म साहब को इसके ऊपर काम करना चाहिए। स्कूल ऑडिट और जियो मैपिंग उसकी मस्ट है। उसकी बिल्डिंग का एक कंप्यूटराइज छोटा सा एक कंप्यूटर 70-80 हज़ार का या 1 लाख रुपए के, उसके अंदर वो पूरा डाटा आ जाएगा। लेकिन करने की नीयत होनी चाहिए। वैसे इसका कोई शॉर्टकट इसके अलावा कुछ है नहीं है। फ़हद भट्टी साहब हमारे समा के लाहौर में नुमाइंदा है, इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। फ़हद, ये बताइएगा कि सूरत हाल वहाँ क्या है, कैसे हुआ और अब क्या अपडेट क्या है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये काना 9 का इलाका है और यहाँ पर ये एक सारा देहाती इलाका है और देहाती इलाके में आपको पता है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इमारतों का। और ये जो इमारत बनाई गई थी इसके अंदर एक ट्यूशन सेंटर खोला गया था जिसमें कम उम्र बच्चों को तालीम दी जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वक्त के मुताबिक बच्चे 3 बजे के बाद जो है वो अपने ट्यूशन सेंटर पहुँचे और ट्यूशन सेंटर में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो एक खातून टीचर जो है उनको बच्चों को पढ़ाती थी। 35 के करीब बच्चे थे जो उस ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। मैं उस जायबा कुआं पर ही मौजूद हूँ और इस जायबा कुआं पर अभी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जमा है। जब ये वाक़या हुआ 4:30 का वक्त था, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। 1 मंजिला ये बिल्डिंग है। कोलैप्स होने की वजह से जो ट्यूशन सेंटर में बच्चे मौजूद थे वो जो है वो मलबे तले दब गए। इलाका मकीनों ने जब मलबा गिरने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने फौरी अपनी मदद के तहत ऑपरेशन शुरू किया। मलबा हटाकर बच्चों को निकालने की कोशिश की। एक शख्स मुझे ऐसा मिला जिसने कहा कि उसने अपने हाथों से तकरीबन 15 या 16 बच्चों को निकाला, जिसमें से 6 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थी। वो बिल्कुल उसे बेहोश दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा जो बाकी हैं वो भी नीम बेहोशी की हालत में थे। इब्तिदाई तौर पर ये जो बताया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से और पुलिस की जानिब से कि इस वाक़े में, इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जबकि अभी तक जो बताया जा रहा है 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें एक खातून टीचर भी शामिल है जो इस ट्यूशन सेंटर को चलाती थी। ये तमाम बच्चे THQ काना अस्पताल और उसके अलावा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 4 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के आला अफसरान ने जायबा कुआं का दौरा किया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक सारे उन वालिदैन को, उन घरों को हौसला और हिम्मत दे जो जिनके बच्चे इस हादसे की नज़र हुए। बहुत तकलीफ़ दे है ये, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है कि उसको किस मुश्किल और दुख से गुजरना पड़ता है। आज हमारा मेन टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो पानी का मसला है उसको डिस्कस करना, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है कि इसके ऊपर आंखें बंद करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे साथ स्टूडियोज़ में पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हुमायूं अहमद साहब और कमरजमान कायरा साहब। सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे, फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं जी ताज़ियत करना चाहूँगा
और जिनके ऊपर गुजरी सिर्फ वही जानते हैं। हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मगर इस वक्त वो तमाम घर उनके भाई बहन माँ बाप सबसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उन लोगों की जो इंतकाल कर गए हैं, और उनको जन्नत में उनके दर्जात बुलंद करें। और जो लवाहिकीन हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, बाप हैं, उनको अल्लाह सब्र नसीब करे। आपने बात तो ठीक की सर, ये जोनिंग की बात है, और हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट जो है उसका के बहुत से मसाइल हैं। और ये जोनिंग और कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है ये मसाइल हैं। स्कूल तो खैर और या हस्पताल तो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर ये घरों में भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। आपने हर बात जो की है मैं उसकी तायीद करता हूँ। हमायूं साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नअबुदु व या का नस्तईन। देखिए, ये वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए जिसमें ये अमवात हुई है, तो इट्स वेरी सैड। और जितना भी उनके साथ इंसान खड़ा हो वो या ताज़ियत करे वो कम है। लेकिन सर, एक दफ़ा हमें रुक कर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। देखिए, ये जो चीज़ें कभी इधर ख़राब हो रही है, कभी उधर ख़राब हो रही है, इसके पीछे, और ये पाकिस्तान में एक शहर नहीं है, लाहौर नहीं है, कराची में भी होता है, केपी में भी, हर जगह पे होता है। और उसकी बेसिक वजह ये, हम सब बीच में इन्वॉल्व हैं। हम लोग हर जगह पे, किसी जगह पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं वो रिवर बेड पे भी अपनी चीज़ें बना जाते हैं और उसको रेगुलराइज भी कर जाते हैं, और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, और क्या कुछ होगा। और इस तरह की चीज़ों में भी यही होगा। ये भी उसी तरह की एक कड़ी है। वहाँ पे भी चीज़ गलत हुई, यहाँ पे भी चीज़ गलत हुई है। उसका मैग्नम बहुत बड़ा है, इसका मैग्नम बहुत छोटा है, लेकिन है गलत। और इसकी वजह क्या है? नंबर 1, देयर इज़ नो मेरिट। नंबर 2, देयर इज़ नो सिस्टम। नंबर 3, सिफारिश और रिश्वत। ये 4-5 ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी के अंदर सरेत कर गई हैं। मैं जब अपना काम करने के लिए कहीं जाऊंगा, मैं सिफारिश भी लड़ाऊंगा, मैं अपनी रिश्वत भी दूंगा, मैं सारे करूँ, और मैं अपने काम करवाने की कोशिश करूंगा, जिसको मलिक रियाज ने कहा था पहिए लगवाना। और क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही है। ये वो प्रॉब्लम है जिसके ये साइन और सिम्टम्स हैं। वो प्रॉब्लम कौन है? वो प्रॉब्लम ये है कि जिसको वो मुनीब फारूक ने भी कहा हुआ है कि सिस्टम कहता है कि ये गलत है, सिस्टम कहता है ये ठीक है। इसकी बजाय मेरिट पे फैसले होने चाहिए। जब मेरिट पे फैसले होंगे, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी पिछले दिनों जो बिल आया था जो टेलीकॉम वाला था, मैं उस कमेटी के अंदर हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से जब आप किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, वो शॉर्टलिस्ट ऐसे लगते हैं जैसे उस बंदे को सामने रख के करे। और ये मैंने सवालात उठाए थे। एंड में मुझे कहा गया कि जी बहुत 2-3 दिन आपने सवाल उठा लिए, बस ठीक है, अब आगे भी चलते हैं। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। वी मूव ऑन, वी डू नॉट करेक्ट आवर डायरेक्शन, वी मूव ऑन। जब तक हम अपनी डायरेक्शन करेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी चीजों को करेक्ट नहीं करेंगे, वी शुड नेवर मूव ऑन। बिल्कुल सही कह रहे सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा यकीनन ताज़ियत है उन ख़ानदानों के साथ जिनके मासूम बच्चे इल्म हासिल करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, वो ऐसे हादसे का शिकार हो गए। अल्लाह उन्हें सब्र दे। ये बड़ा ही तकलीफ़ दे सानिया होता है। और बिलाशुबा ये हमारे जो तामीराती है, हमारा मेयार है, या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो इतना पुअर है, और ये किसी एक जगह भी नहीं है और किसी एक दौर में भी नहीं है। ये तसलसल के साथ होता है, पूरे मुल्क में हर जगह हो रहा है, हर वक्त होता है। अब ग्रेजुअली, अब इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अब इमारतें कुछ बेहतर बनना शुरू हुई हैं, लेकिन क्वांटम इस कदर ज़्यादा है कि कोई आपका इदारा इतने वो कैपेसिटी उसमें नहीं है, या लोगों में इतनी विल नहीं है, और ऊपर से गवर्नमेंटों के झंझेले और बड़े हैं। लेकिन ये काम तो हुकूमतों का ही करना तो उन्हीं ने है। मलिक साहब, हमारे यहाँ जिस तरह तेज़ी से फैलती हुई आबादी है, इसी तरह तेज़ी से फैलती हुई ये मकानात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और ये गरीब मतलब कामनर्स के माड़े बंदों के इलाके का मकान नज़र आता है या आबादी नज़र आती है, तो वो अपने बच्चों को यकीनन बेहतर जगहों पे नहीं भेज सकते। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में भी होते हैं और इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स में भी होते हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि इतने मासूम बच्चे क्यों ट्यूशन सेंटर्स में जा रहे हैं। तो ये हम सबको, सारी हुकूमतों को कुछ तो लॉज होने चाहिए कि जो बिलाशुबा जी लॉज तो कोई हॉस्पिटल, स्कूल्स, प्लेसेस ऑफ एजुकेशन, कुछ तो उसके ऊपर हम साल 2 साल बाद जाके देखें कि किस हालत में, जब बच्चे अंदर 50 बच्चा अपना बिठा दिया हमने, कैसी अंदर हालत है उस बिल्डिंग की। मौजूद है,
लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। इस वक्त कानून तो मौजूद है प्राइवेट स्कूल का, बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, आप ज़रा चलिए छोटे शहरों में, बल्कि बड़े शहरों के बीच में जाइए, और वहाँ पे जिस तरह के छोटे छोटे घरों में स्कूल्स बने हुए हैं तो उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो मौजूद है, गवर्नमेंट इदारे बनाए हुए हैं, लेकिन वो उस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम नहीं कर रहा। असल सवाल कानून नहीं होना ना ही है, नहीं है, कानून तो एक ऑर्डिनेंस से बन जाएगा ना जी, मसला इन्फोर्समेंट है, उस पे ओवरसाइट नहीं है। वो एक सीरियस सवाल है। डॉक्टर साहब, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको भी कवर कर लें, बहुत बड़ा है। और आप मौसमियाती तब्दीली को भी देखते हैं, हम हर साल 2 साल बाद फ्लड से भी भुगतते हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इंडिया के साथ आपका एक ऐसा डिस्प्यूट है कि या तो आप सीधा जाकर उसके डैम उड़ा दें, अटैक कर दें, वो आपका पानी रोकता है। आपने भी बोला, बाकी भी लोगों ने बोला कि हम उसका हाथ तोड़ देंगे, सांस रोक देंगे, वो ऑप्शन है, या अपने रिजर्वायर्स बिल्ड कर लें, अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें ताकि उसका न्यूट्रलाइज कर दें। क्या करना है हमें? जी, या नहीं है, इसमें या नहीं है, ये दोनों हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी सीधी है कि हमारे ये पानी बहता है, अगर कोई एक मुल्क कहे कि मैं, यानी बुनियादी सबसे बड़ा हक इंसान का किस चीज़ पे? सांस लेने पे। तो अगर आप 5 मिनट सांस ना लें तो आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, 7 मिनट, ये जो भी टाइम है, 5-7 मिनट ही होता है। लेकिन अगर आप 3 दिन पानी ना पिएं तो भी आप अल्लाह को प्यारे हो। सर, हवा और पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, किसी भी तरह की ज़िंदगी नहीं। तो बुनियादी तौर पे ये एक फंडामेंटल राइट है, और कोई भी मुल्क अपनी जो इंटरनल सियासत है उस पे हवा और पानी को नज़र करने की कोशिश करे, तो इसको अगर आप दहशतगर्दी नहीं कहेंगे या वेपनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, वेपनाइजेशन, तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो कोई और लफ्ज़ है ही नहीं है, तो वेपनाइजेशन। तो हमारा बुनियादी नुक्ता ये है कि जहाँ तक आपने पहला सवाल उठाया कि हम क्या करेंगे, वो तो हम 2 दफ़ा करके दिखा चुके हैं 2 सालों में। तो हम क्या करेंगे वो तो बात बड़ी सामने वाज़े है, और हमारी कैपेबिलिटी कितनी है वो करने की, वो भी हम साबित कर चुके हैं, तो वो तो हो सकता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई पूरी दुनिया के लोग जो ढलान पे रहते हैं, जो लोअर राइपेरियन ममालिक में रहते हैं, क्या उनके पास फंडामेंटल पानी का भी राइट ख़त्म हो गया है इसके बाद? अगर आप ये बात मान लें और ये एक प्रेसिडेंट बन जाए, तो इस वक्त जो पानी बहता है हॉलैंड में, वो पानी पहले स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस से होकर आता है। तो क्या फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को ये हक, या जर्मनी को ये हक हासिल है कि वो हॉलैंड का पानी बंद कर दे? जो पानी इस वक्त पुर्तगाल जाता है वो स्पेन से जाता है, तो क्या स्पेन के पास ये राइट है कि वो उसका पानी बंद कर दे? या वो पानी जो नील का दरिया जिसका हम सुनते हैं, जिक्र करते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस जाता है, तो वो इथियोपिया या जहाँ से वो शुरू होता है, क्या उसके पास ये हक है कि वो पानी उसका रोक दे, बाकी तमाम ममालिक का, पूरे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका पानी रोक दे? और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हर अपर राइपेरियन कंट्री जो है वो लोअर राइपेरियन है टू सम अदर कंट्री। तो जो ये गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं हिंदुत्वा के भूत के बाद, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनका पानी कहाँ से आ रहा है, और अगर उनका पानी रोक दिया जाए, यानी हम इन चीज़ों को किसी डराने के उसमें मंजरनामे में पेश नहीं करते हैं। हमें क्या मसला है? गरीब लोग, अगर हम क्यों बर्बाद करना चाहेंगे भारत के गरीब लोगों को? वहाँ गरीब किसान रहते हैं, वहाँ के लोग अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं, वहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ भी गरीब किसान हैं। हम क्यों चाहेंगे बर्बादी? हमने करना क्या है सर? हमने डैम बनाने, रिजर्वायर्स बनाने। दो बातें। एक तो हमने दुनिया को जो बावर करवा रहे हैं, अभी मैं गया हुआ था, ब्रसल्स था, उससे पहले मैं सेंट्रल एशिया में था, उससे पहले यूनाइटेड नेशंस में था, हर जगह पे हम दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि ये मामला जो क्राइसिस है ये पानी का नहीं, ये इंसाफ का है, जस्टिस का है, और ये मामला जो है ये पानी का नहीं, ये मामला राइट्स का है, और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नहीं, ये दुनिया के तमाम ममालिक जो ढलान में रहते हैं उनका मामला है। ये दुनिया के वो तमाम ममालिक जो ट्रीटीज़ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद था क्या, ये दुनिया जो जुड़ी इतनी कत्लो गारत इतने साल होने के बाद, वो जुड़ी इस वजह से कि यार ऐसी कत्लो गारत तो हैवान करते हैं, तो क्यों ना हम कोई फ्रेमवर्क बना लें, यूनाइटेड नेशंस में बना लें, कुछ ट्रीटीज़ कर लें, जिसके बाद हमें ऐसे भयानक रास्ते से दोबारा ना गुजरना पड़े। अब आप आज 50-60 साल के बाद कहते हैं कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, इसका मतलब है कोई भी ट्रीटी जो दूसरी जंग अजीम के बाद हुई है उसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। अगर किसी ट्रीटी की कोई वक़्त नहीं तो ये तो जंगल लॉ बन जाएगा ना, डॉग ईट डॉग
का कारोबार बन जाएगा, तो उसमें तो स्वाय जंगों के कुछ भी नहीं होगा। और हम ये कमजोरी से नहीं कह रहे, हम तो ये जंगें जीत चुके हैं। पहले दुनिया को ये बावर करवाना है। दूसरा, ये तो हतमी बात है कि हमारे मुल्क में हमारी 50% आबादी का रोज़गार ज़राअत है, हमारी 25% मईशत GDP रोज़गार है, हमारी तकरीबन 100% फूड सिक्योरिटी ये पानी है, यानी ज़राअत है। तो जिस मुल्क में कोई कहे कि मैं तुम्हारी 50% एम्प्लॉयमेंट पे हमला कर दूंगा, मैं तुम्हारी 25% मईशत पे हमला कर दूंगा, मैं तुम्हारी 100% फूड सिक्योरिटी पे हमला कर दूंगा, तो उससे बड़ा ऐलान जंग क्या होगा? तो उस तरफ मत जाएं, हम दुनिया को कह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ मत जाएं। बिकॉज अब जब हम दुनिया में जाते हैं तो हमें कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं कहता, हमें लोग नेट पीस प्रोवाइडर कहते हैं। मैं 3 ममालिक में गया हूँ जहाँ पाकिस्तान का जिक्र नेट पीस प्रोवाइडर के हवाले से हुआ है। तो उसी पीस की वजह से हम चाहते हैं कि दुनिया में कत्ल गारत पानी पे ना हो, हम तो अपना इंतज़ाम कर ही लेंगे, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, इस मामले को देखे एज अ मैटर ऑफ राइट्स, एज अ मैटर ऑफ इनजस्टिस, जस्टिस का वो है। हुमायूं साहब, और मैं अगली ब्रेक में आपको बताऊंगा कि क्यों वाटर रेजर्वॉयर्स अब 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इस नई सियासत के बिल्कुल सही। बाद। हुमायूं साहब, हमें एक क्लियर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तेरा सांस बंद कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ अपना बंदोबस्त भी करना चाहिए। देखें, अगेन मेरा प्रॉब्लम, हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉब्लम आया था 1960s में, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वाटर ट्रीटी हुई, उसमें हमारे ईस्टर्न रिवर्स हमसे हटा दिए गए थे, हमारे पास वेस्टर्न रिवर आए। बड़ा कमज़ोर फैसला था वो इंडस वाटर जो भी ट्रीटी का, था हमने ना, तीनों दरिया उसको दे दिए। सोच लेना, लेट्स पुट लाइक दिस, जो हो गया उस वक्त हो गया। जो हमारे पास आया हमने उससे क्या किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो असवन डैम है इजिप्ट का, वो 37 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें से गुजरता है, और वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करता है। समझ आ गई? 37 80 को करता है। आपको पता है पाकिस्तान के दरियाओं में से कितना पानी गुजरता है? कभी कभार 145 मिलियन एकड़ फुट, लेकिन 105 रेगुलरली गुजरता है। हम उससे कितने पानी, कितने, हमारे पास जो रकबा है जिसको हम सैराब कर सकते हैं वो 85 मिलियन एकड़ रकबा है। हम कितने को सैराब करते हैं? 105 से 40 मिलियन एकड़ को। इज दिस द राइट थिंग टू डू? नो। नंबर 2, जब हम रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं हम लोग चीज़ों को पोलिटिसाइज कर देते हैं। अच्छा, हर चीज़ का आंसर भी है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे बाज़ जगहों पर है कि जी अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा, समंदर आएगा अंदर। बिल्कुल आएगा। समंदर की एक वो है, जब आप वहाँ से पानी रोकेंगे तो उसको वो एक खास जाना भी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर हमें वो एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं। हॉलैंड में उन्होंने 26,000 किलोमीटर की डाइक बनाई हुई है इन ऑर्डर टू स्टॉप द ओशन फ्रॉम कमिंग इन। Why can't we do that thing? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान इज सच अ ब्लेस्ड कंट्री। हमारे पास 66,000 हेक्टर एरिया है जिसको हम कहते हैं डेल्टा, इंडस डेल्टा जो भी है। उसके अंदर झींगा बड़े मजे का, मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, हमारी 56 पर हेक्टर, हम $56,000 का बिजनेस कर सकते हैं। ये टोटल मिला के 35 से 36 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस सालाना कर सकते हैं अगर हम इसको करें। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, प्रॉब्लम यह है हम लोगों ने अपने हिस्से का कुछ काम। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर हम लोग रेजर्वॉयर्स बनाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आप रेजर्वॉयर्स बना सकते हैं, कम कॉस्ट पे या ज्यादा, छोटे रेजर्वॉयर्स भी, बड़े रेजर्वॉयर्स सारे बना सकते हैं, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जो इंडस बेसिन ट्रीटी का एक वो भी था कि हम करेंगे, अब उसमें कहां कहां बना सकते हैं। अगेन एक पॉलिटिकल बहस हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं। आपका जो जेलम है वो 4 से 5 साल में एक दफा भरता है। अगर हम एक और जगह जो मुतनाज़े हैं वहां पे बनाते हैं और उससे हम एक लिंक कैनाल लेकर जाते हैं जेलम की तरफ, आपको पता है आपका जेलम हर साल भरेगा, मंगला डैम हर साल भरेगा, और उससे आप कितनी इकोनॉमी कर सकते हैं। आप कहते हैं कालाबाग से उधर नैन का, अगर वो करे, कितना वो कर सकते हैं। फिर
केपी में हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं, वो पानी जो बाकी जगहों पे 500 रुपए पे आप कर सकते हैं, वहां पे हम 1500 रुपए पे कर सकते हैं। इससे वो मसला हल हो जाता है आपके। अच्छा एक और चीज है, अब सिंध वाले जो है ना, सिंध कहते हैं, चलो ये तो पंजाब वाले हैं, ये तो पंजाब वाले, लेकिन मैं सिंध वाला भी हूँ, मैं सिंध वाला भी हूँ, मैं सिंध वाला भी हूँ, ठीक है, मैं सारे मुल्क। लेकिन अगर हम सिंध का देखें, सिंध कहता है मेरा पानी चोरी होता है, पंजाब के ले जाता है, बलूचिस्तान वाले कहते हैं सिंध ले जाता है। कालाबाग डैम बनाने के उसके बाद मैं देखिए, मैं हर उस चीज के हक में हूं जो पाकिस्तान को फायदा दे। कालाबाग फायदा, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं, बिल्कुल वो फायदा है। अच्छा एक चीज याद रखिए, अब मैं बात बताता हूं, एक मिनट मैं एक चीज करता हूं, जब सिंध को पानी की जरूरत होती है गड्डू में, वो कहते हैं चश्मा से हफ्ता लगता है पानी पहुंचता है नीचे, उसकी बजाय कोट मिठन पे आप एक बैराज बना लें, आपको घंटों में पानी मिल जाएगा, ना पंजाब पे इल्जाम आएगा, और उससे पिट फीडर जो है वो बलूचिस्तान को भी करेगा। सो देयर आर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। कायरा साहब आप क्या कहते हैं? ये बहुत टेढ़ा मसला है, इंडियन वाटर ट्रीटी और इंडिया के साथ असल में हमने ना जी इंडस बेसिन ट्रीटी की डिबेट को अपने मुल्क के अंदर जो पानी की तकसीम के फार्मूले उस पर ले आए, उस पर भी बात चले कर लेते हैं। सवाल ये साहब के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए, मुल्क बने, तो हिस्टोरिकल यूज़ जो था पानी का, ये जब भी दरियाओं की तकसीम का मसला आता है, मुल्क फतह होते रहे या मुल्क बनते रहे, दोनों सूरतों में, ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये नया नज़म आया था, तो उसके अंदर आपने ये भी देखना होता है कि हिस्टोरिकल यूज़ में कौन कौन सा एरिया इसमें सैराब होता था। ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा तस्वर है ना कि हमने 3 दरिया दे दिए और 2 दरिया हमने रख लिए, और बड़ा जुल्म। आज हमें समझ नहीं आ रही कि बावजूद इसके कि ट्रीटी मौजूद है, जिसको हम आज कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, और उस ट्रीटी के ऊपर हम खड़े होकर पूरी दुनिया में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दानिश्वर हैं जो कहते हैं वो ट्रीटी ही गलत था। मैं खुद कहता हूं, अगर वो ना होता, तीनों ईस्टर्न रिवर्स देना गलत मैं अर्ज करता हूँ, आपने देखना यह है कि हिंदुस्तान का जो हिस्सा उसको मिला, वो कितना एरिया था जो इन दरियाओं से सैराब होता था, और हिंदुस्तान का काफ़ी सारा, वो जो हिंदुस्तान के कब्जे में कश्मीर है, ये पानी काफ़ी सारा वहाँ से भी आता है। तो आप उनके पानी को रोक नहीं सकते। जो क्लेम आज हम कर रहे हैं ना, कल वो कर रहे होते कि आप कैसे हमारा पानी रोक सकते हैं। और फिर ये आपने इसमें इंटरनेशनल सालिस डाल के बड़ी डिटेल स्टडी करने के बाद पाकिस्तान की उस वक्त गवर्नमेंट ने ये अपने तय बेहतरीन फैसला किया था, इसलिए कि आपके राइट प्रोटेक्ट हो गए। आज एक ताकतवर मुल्क आपका राइट स्नैच करना चाहता है, तो आप उसके लिए दुनिया में जा रहे हैं। और मैं गुजारिश करूं, अब ये ट्रीटी को वो अकेले अपने तौर पे अभी तक तो उन्होंने बढ़ के मारी है ना, इससे पहले वैसे उन्होंने इसको वायलेट करना शुरू किया हुआ था, अभी भी कर रहे हैं सर। आपका बगलियार डैम क्या है या चनाब का रुख मोड़ने की वाली बात क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जितनी गवर्नमेंटें आई, इसमें किसी गवर्नमेंट ने कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं किया। हर गवर्नमेंट अपने अपने तौर पर इसको प्रोटेक्ट करती रही। पाकिस्तान में ना जी एक मसला ये भी है कि हमने डैम नहीं बनाया, ऐसा भी नहीं है कि हमने डैम नहीं बनाए। मंगला, तरबेला, बाकी जो छोटे डैम्स हैं, अब जेलम के ऊपर भी 2-3 डैम बने हैं नए, जहाँ पे पावर हाउसेज बने। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं, ये पहले बने हुए अंग्रेजों के दौर में 40-50 सालों से हम इंतजार ही कर रहे हैं डैम बनाना। मलिक साहब, सवाल यही है कि हम उस चीज़ के ऊपर आज भी खड़े हैं। अभी भी आप कालाबाग की बात बहस कर रहे थे, कालाबाग बड़ा अच्छा है भाई, अगर उस पर इतफाक राय नहीं है तो जो हो सकते हैं वो तो कर लो। सर किसी पे तो इतफाक राय हम कर लें। सर देखिए ना, किसी पे है ना, किस पे? आप भाषा पे है, आपका दीगर जो डैम है जिन पे काम शुरू है इस वक्त। अब आपको चनाब पे स्टोरेजेस चाहिए सर, क्या करेंगे? आपके पास चनाब का कितना एरिया, उस पर स्टोरेजेस छोटे बन सकते हैं, बड़े स्टोरेज तो नहीं बन सकते। जितने भी बनते हैं कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको। सर आपको बनाना, मैं ये इसी बहस को मैं लेके आना चाहता था। अभी मेरे भाई ने कहा कि हमें हॉलैंड की तरह ये कर लेना चाहिए और हमें अमेरिका की तरह ये कर लेना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है, क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे किसी गवर्नमेंट के पास भी कि वो जितने पहले कर्ज भी लिए, सब कुछ लिया, पाइल अप भी हो गया, मिसयूज भी हो गया, चले जो बातें भी हुई, लेकिन क्या इतने रिसोर्सेज थे कि ये सारे काम हो सकते? क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और आपको पता है कि भाषा के ऊपर, बुंजी के ऊपर, उसके ऊपर से इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं हो रही। डाउन स्ट्रीम दासू आपको हो रही है, दासू एंड डाउन स्ट्रीम। भाषा के ऊपर इशू है तो पंजाब में तो आप करेंगे, पंजाब में तो इशू नहीं है, चनाब के ऊपर बनाए। सर चनाब के ऊपर डैम नहीं बनना ना, चनाब के स्टोरेजेस बनेगी। सर मैं कब कह रहा हूँ नहीं बनेंगे, उसका प्लान भी हुआ है। अब जो आपके पास रिसोर्सेज आते हैं यार, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बने। एक है बनने चाहिए, यस, कोई बंदा इसको नहीं कहेगा नहीं बनने चाहिए। बन सकते हैं कब?
क्या रिसोर्सेज हैं या निगलेक्टेड है? मेरा आपसे इस पे इख्तिलाफ है। आपका हक है। आपकी जो फूड बास्केट है ना वो पंजाब है और वहीं पे इस वक्त पानी का ऐसा मसला है, नहीं है, सिंध भी कभी है। आपका सेग्रीगेट ना करें, कभी पानी आपको डुबो देता है, कभी आपका फ्लड आपको डुबो देता है और कभी आपका ड्राई स्पेल आ जाता है। आपको एक मैं गुजारिश, वाटर स्टोरेज डेवलप करनी पड़ेगी। कोई ऐसा वाटर स्टोरेज नहीं बन सकता जब सुपर फ्लड आए और उसको रोक ले। स्टोरेजेस होंगी तो ये मलक साहब बैठे हैं, मैं अभी ब्रेक से वापस आता हूं, सुने, मलक साहब बैठे हैं, ये एक्सपर्ट है हम सब में से। जो सुपर फ्लड आते हैं ना उसमें तो आप डैम खोल देते हैं ताकि पानी गुजरे, क्योंकि वो पानी सारे को नहीं रोका जा सकता। हाँ, जो पानी हमारा छोटे फ्लड्स आते हैं उसमें पानी स्टोर करने का जितने स्टोरेज बनाए थोड़े हैं, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बनाने हैं। कुछ सूबे कर रहे हैं और छोटे डैम इरिगेशन के लिए, वाटर लेवल को रेज करने के लिए बहुत सारे बने हैं, सैकड़ों में। हम ये ना कहें कि हमने कुछ नहीं किया, हाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। ब्रेक ले लीजिए, नेग्लिजेंस है या रिसोर्स? वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, स्टोरेजेस बनानी है हमने, चनाब पे भी बनानी है, कैसे बनेगी? हमारी लड़ाई नहीं खत्म होती। देखिए किधर बनानी है ये बात तफसीली जो है इंजीनियरिंग डिज़ाइन के मामलात है, मेरे ख्याल में इंजीनियर्स को तय करने चाहिए। सवाल ये है कि आपने उसको, सियासत को उसकी कैसे डील करना है, ये हमारा काम है। हम तीनों बैठे हुए हैं, ये हमारा काम है कि सर जोड़ के बैठे हैं और देखें मुल्की मुफाद में क्या और वो करें। तीसरी जो बात है ना, वो मैं आपके सामने ये लाना चाहता हूँ कि डैम जो है वो पानी की स्टोरेज नहीं है। डैम जो है वो रेगुलेटर है। अभी जो पिछला सैलाब आया है उसमें तकरीबन 8-9 मंगला तरबेला बह गए समंदर में, ठीक है, 8-9 मंगला तरबेला बह गए। हमें तकरीबन 8-10 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए होता है ताकि समुंदर वापस नहीं आए, लेकिन 8 तरबेला बह जाएं तो समुंदर वापस ये नहीं कि रुक जाता है। हमें 8-10 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए सालाना जो हर वक्त बहता रहे, उसका टोटल क्वांटम ये है। अगर हमारे पास स्टोरेज हो तो हम रेगुलेट करके वो पानी को बहा सकते हैं एक तसलसल के साथ ताकि समंदर ना आए। वरना मॉनसून में 3 तरबेला निकल जाएं और उसके बाद पानी ना हो तो फिर समंदर तो आएगा ना। इस वजह से रेगुलेटर का फंक्शन है जो स्टोरेज करता है। वाटर मैनेजमेंट चाहिए। दूसरा आप जब फसल उगाते हैं पानी तो आपको उस वक्त चाहिए। पानी बेशक मुल्क में से 110 या 124 या 140 मिलियन एकड़ फुट गुजरता हो, लेकिन जब फसल उगा रहे हैं तब ये तो मेरे भाई का तो मुझे पता है जिम्मेदार है, आप भी शायद सर कोई होगा आपका रूरल बैक, आई डोंट नो, मेरा भी नहीं है, मगर जो जिम्मेदार हैं उनको पता है कि जब आप लगाते हैं तो जो आपका सैपलिंग होता है बहुत नाजुक होता है। वो 15-20 दिन अगर उसको पानी ना मिले, जब उसको पानी की बीज को और सैपलिंग को ज़रूरत है जो नन्ना पौधा होता है, तो उसके बाद फसल नहीं उगती, कमज़ोर उगती है, उसकी यील्ड भी गिर जाती, मर भी जाता है वो। तो असल बात यह है कि अगर आपके पास स्टोरेज होगी तो आप पानी की आपकी कैपेबिलिटी उस वक्त कैसे फैसला करेंगे? नहीं, हो रहा है फैसला, ये हो चुका है फैसला। कहाँ बनाने का फैसला हुआ? मैंने आपको बताया ना, मैं आप इंजीनियरिंग मसलन ये जो बड़ी वाज़े सी बात है वो ये कि 6-8 मिलियन एकड़ फुट के तो जो ये हमारा ये मुख्तलिफ भाषा है या उसके अलावा जो डैम्स हैं वो भाषा तो बन ही रहा है ना, अभी बना नहीं है। अभी तो हमने ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे हमने लगा के भाषा बना लिया और पैसे हैं और झगड़ा हो गया है। अभी तो हमारे पास जितना भी PSDP है और जितना भी हम बोरोइंग करते हैं वो हम लगा के भाषा और दासू बना रहे हैं, एक बिजली के लिए और एक पानी और बिजली के लिए, वो तो बना रहे हैं। उसके बाद और भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे मंगला और तरबेला के अंदर सिल्टिंग हो चुकी है उससे पानी की कैपेसिटी बेइंतहा कम हो गई है, वो हमें रीबिल्ड करनी है, हमारी कुछ ज़रूरत है। स्टोरेज की भी ज़रूरत है, बिलखसूस भारत की ये जो अजीब व गरीब डॉक्ट्रिन है उसके बाद, मगर उससे ज़्यादा हमें अपनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए वाटर की रेगुलेशन की ज़रूरत है। यानी 2 सीज़न्स जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं पानी होना चाहिए, और भी सीज़न अगर किसी जगह पे कुछ लग सके तो उसके लिए भी पानी होना चाहिए। पानी को तसलसल से बहाना समंदर में ज़रूरी, और जिस वक्त फसल लगाएं उस वक्त पानी का होना ज़रूरी। ये दोनों चीज़ें बगैर डैम के नहीं हो सकती। हुमायूं साहब, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए क्या करें? देखिए, अभी जो मैं पहले ये इसमें ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो कर रहे हैं
वो किसी भी लिहाज से नहीं है। लेकिन ये खाली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको नाइल में भी इथियोपिया और इजिप्ट के दरमियान में नज़र आएगा, आपको ये यूफ्रेट्स में, आपको टर्की और इराक और उसमें, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये फड्डे हैं। चाइना में भी हो रहा है, अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान में भी है, मीकोंग रिवर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं, तो वो होती रहेगी। अब प्रॉब्लम जैसे इन्होंने कहा है कि ये, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये वाटर रेजर्वॉयर्स से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट और उसको रेगुलेशन है। अच्छा, हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोगों ने चूँकि एक इनको जिस वक्त हमें पानी चाहिए होता है उस वक्त हम लोग बिजली की वजह से पानी को रोक के रखते हैं, और जिस वक्त हमें पानी नहीं चाहिए होता उस वक्त हम छोड़ देते बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो ये हमारा एक किताब उल्टा चल रहा है। सो रेगुलेशन हम गलत कर रहे हैं, मतलब सुबह को हम लाइट जला रहे हैं और रात को हम लाइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इसको हम करेंगे कैसे, किस क्या से करेंगे? सबसे पहले हमारे जो देखें, हर सूबे के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई फ़लाना शहर डूब जाएगा। अब उसके लिए आजकल के ज़माने में आपको पता है कि यार काला बाग जहाँ बना रहे हो उसकी हाइट इतनी है और नौशहरा की हाइट कितनी है, तो आप ये देख करके कर लो। और नंबर 2, अगर आप पाकिस्तानी हम सारे भाई हैं तो हमने देखना होगा कि अगर इस जगह को जहाँ भी आप डैम बनाएंगे पीछे कहीं ना कहीं जाके वाटर लॉगिंग होगी, कहीं ना कहीं पानी रुकेगा, आप उसको मैनेज कैसे करोगे? नंबर 3, जो सिंध का सूबा है उनका एक बहुत कंसर्न है, एंड आई एग्री विद दैट, कि वो कहते हैं अगर आप पानी रोकोगे या पानी को वहाँ पे आप करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, लास्ट 2 मिनट से कह रहे साहब जवाब लें। मैं सिंपल एक हल्की सी बात करता हूँ। जब आप बादशाह पे जाते हैं वहाँ पे आपके 50 मिलियन एकड़ फुट पानी होता है, बादशाह से नीचे जाते तरबेला में वहाँ 60 होता है, लेकिन जो काला बाग है वहाँ पे 90 मिलियन एकड़ फुट है, यहाँ पे आपके पास तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फुट एक्स्ट्रा पानी आता है। ये वो कैचमेंट एरिया जो वहाँ पे जहाँ पे बारिश का होता है और ये अनरेगुलेटेड चला जाता है नीचे। आपको पता है 30 मिलियन एकड़ फुट मीन्स पर मिलियन एकड़ फुट जो आपकी इकोनॉमी है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग $1 to $2 billion पर ईयर। सो वी आर लूजिंग सो मच। अगर हम ये नहीं कर सकते, हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें कंसेंसस बनाना जरूरी है। उसके लिए पहले समझ लो प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कर लो। मलिक साहब, हमारे डैम्स बनने पे और बैराजेस बनने पे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। डैम जो रिजर्वायर्स हैं, मैंने पहले भी बननी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं है अभी। आप नहीं सर, एक आध पे सर 5 नहरों का मंसूबा आया था, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। अभी चिनाब का प्रपोजल आई है, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। नहरें डैम नहीं है, नहरें हैं। नहीं, आपका ख्याल अगर उस पर बहस करने का हुआ तो मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाइए, बात कर लेंगे। सवाल ये है कि पानी, मैं भी आ जाऊंगा, रफाकत रहे। पानी सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं इशू, पानी मुल्कों के अंदर भी एक इशू होता है और सूबों के अंदर भी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की लड़ाई नहीं रहती इस बात पे, हमेशा क्लेम करते रहते हैं। क्या बलोचिस्तान को हम उसके हिस्से का पानी दे रहे हैं? आंसर इज नो। क्या KPK को उसके हिस्से का पानी पूरा मिल रहा है? आंसर इज नो। सो ये एक लड़ाई तो जारी है ऑलरेडी। इसी तरह मुल्कों के दरमियान भी है। रिजर्वायर आपके यहाँ बहुत सारे बैराज पहले थे और बहुत सारे पाकिस्तान बनने के बाद भी बने हैं। अब वो कहाँ बनेंगे, यकीनन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का काम है। ये जो है ना हमारा ख्याल कि हम पानी गलत मौसमों में छोड़ देते हैं और गलत मौसमों में रख लेते हैं। आपके यहाँ बड़े कमाल के इंजीनियर्स हैं जिनको पूरा इस सारे सेटअप का पता है, कितना पानी किस मौसम में आता है, और उनकी ज़िंदगी की स्टडीज़ है और उनके पहलों की भी स्टडीज़ है और हिस्टोरिकल पानी का अपना एक डाटा मौजूद है। उसके मुताबिक ही चलाया जाता है। कोई बेवकूफ़ों की फ़ौज नहीं भर्ती वापडा के अंदर बैठी हुई। ये हमारा ख्याल है कि वो गलत काम कर रहे होते हैं। हाँ, जहां आप उनको गाइडेंस फराहम कर सकते हैं, ये काम इंजीनियर्स का है, ये काम डाटा एक्सपर्ट्स का है। हाँ, हम उन्हें फराहम करेंगे जहां पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, जहां फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, जहां गाइडलाइन की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो छोटे रिजर्वायर है ना, आपने कहा पंजाब पे, चनाब पे बने, ये सूबों ने बनाने। सिंध के अंदर जाके वहाँ भी उन्होंने अपने अपने बैराज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, वो होने चाहिए। पंजाब ने भी किए हैं, वहाँ पे भी अब डिज़ाइन नए हुए हैं बैराज। लेकिन सवाल सिर्फ, फिर मैं वही कहूँगा, अभी आप वक्फे में मुझे कह रहे थे कि आप लगता है कोई ज़्यादा मुतासर हो गए हैं कि आप हुकूमत को सपोर्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम तनकीद में चले जाते हैं तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि जिससे हम मेरी पसलियाँ जितनी हैं, मुझे भोलू पहलवान से लड़ाने की बात करें और कहें वो तो जगह मैदान जीत लेता है, तुम क्यों नहीं जीतते हो? तो मैं जितने जोगा हूँ उतना ही करूँगा ना। सो अपनी रियासत की कैपेसिटीज़ को देखते हुए नेग्लिजेंस को बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना,
जहाँ कोताही हो रही है, जहाँ मिसयूज हो रहा है, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन उसकी कैपेसिटी देख के चलना। कमरजमान खैर साहब, हुमायूं साहब, डॉक्टर सदिक साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।